अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ आवर राइटर है हमारे यूजीन ओनील। उनका इम्पोर्टेंट वर्क है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, जिसको हमने आज डिस्कस करना है। ये वर्क राइटर की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। ठीक है, राइटर की डेथ कब होती है? 1953 में, जबकि ये जो वर्क है ये पब्लिश होता है 1956 में, जिसके अंदर राइटर ने अपनी ही लाइफ को डिस्कस किया है। बिल्कुल, ये वर्क एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? ऐसा वर्क जिसमें राइटर अपनी लाइफ को डिस्कस करे। एंड सेमी ऑटोबायोग्राफी, सेमी मतलब जिसके अंदर राइटर की लाइफ के कुछ एलिमेंट मौजूद होते हैं और कुछ नहीं होते। ठीक है, तो इस वर्क का नाम है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, जो कि बेसिकली एक प्ले है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं? ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम राइटर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और इस प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। मतलब इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस, इसके कैरेक्टर्स, इसके सिंबल्स, इसके थीम्स, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेशली सेमी ऑटोबायोग्राफी के जो एलिमेंट है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। पहले बात करते हैं हम यूजीन ओनील पे। यूजीन ओनील 16 अक्टूबर 1888 में पैदा होते हैं और 27 नवंबर 1953 में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी बर्थ प्लेस न्यूयॉर्क के अंदर एक ब्रॉडवे होटल था, उसके रूम में हुई। एंड इनकी डेथ प्लेस बेसिकली बोस्टन है। इनकी डेथ कैसे हुई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इनको टीबी हो गया था। 24 नवंबर 1953 की बात है कि जो ओनील थी उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी। इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगी, इनको खांसी शुरू हो गई, काफ़ी हाई फीवर हो गया और जो फीवर था वो 3 दिन तक लगातार रहा। और इस टाइम पे जब इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, ओनील ने एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस बोला था, वो था बॉर्न इन अ होटल रूम एंड गॉड डैम इट डायड इन अ होटल रूम। डेड इन अ होटल रूम, कहता है कि पैदा भी एक होटल रूम में हुआ एंड गॉड डैम इट डेड इन अ होटल रूम, उसकी डेथ भी एक होटल रूम में होती है। ठीक है, और क्या हुआ? और इन्होंने इस ड्यूरेशन के अंदर होमलेसनेस और एलिनेशन के एलिमेंट को भी इंडिकेट किया। किसके अंदर? ये जो कोटेशन मैंने बोली है ना, बॉर्न इन अ होटल रूम एंड गॉड डैम इट डेड इन अ होटल रूम, कि पैदा भी एक होटल रूम में हो रहा है और डेथ भी इसकी होटल रूम में हो रही है। मतलब होमलेसनेस का एलिमेंट है। ठीक है, होमलेसनेस प्लस एलियनेशन, तन्हा अकेले का एलिमेंट है, जो कि इनकी इस कोटेशन के अंदर इंडिकेट होता है। और ये इनके लास्ट वर्ड्स थे, मतलब जिस दौरान ये बीमार थे उस दौरान के अंदर ये फिलोसॉफिकल लाइन थी जो उन्होंने बोली थी। और एनी हाउ इनकी डेथ होती है फिर 27 नवंबर 1953 में। और हमारे इस राइटर की एक खास बात ये भी कि इनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिला हुआ है। नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर जो कि इनको 1936 में मिला था। और जब इनको ये मिला यानी कि 12 नवंबर 1936 में जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो इन्होंने उस टाइम जो वर्ड्स बोले वो थे, I feel so deeply that it is not only my work which is being honored, but also the work of all my colleagues in America. That the Nobel Prize is a symbol of the coming age of the American theater. तो ये इनके हम्बल एटीट्यूड को सिंबलाइज करती है लाइन कि जब इनको अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज़ मिला फॉर लिटरेचर, तो उस टाइम कहते हैं ये मेरा नहीं है, ये मेरे कोलीग का है और ये अमेरिकन थिएटर की जो कमिंग एज है उसको सिंबलाइज कर रहा है। राइटर के बारे में बात की जाए तो एक अमेरिकन प्ले राइट थे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के अंदर। इनके राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो मोस्टली ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मतलब नज़र आते थे। मतलब इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल था। मोस्टली इनकी स्टोरीज़ के अंदर हम लोगों को जैसा रिलेशन एक फादर एंड सन का रहा है इनकी रियल लाइफ में, वैसा ही नज़र आता था। जैसा एक मदर एंड फादर का रहा इनकी रियल लाइफ के अंदर, वैसा इनके वर्क के अंदर रिफ्लेक्ट आता। जैसी सॉलिट्यूड एलियनेटेड लाइफ इन्होंने स्पेंड की, वैसे ही थीम इनकी राइटिंग में हम लोगों को नज़र आते। जैसे होमलेसनेस का एलिमेंट इनकी लाइफ में था, वैसे ही होमलेसनेस इनकी राइटिंग में हम लोगों को नज़र आता। तो इन शॉर्ट इनकी राइटिंग जो थी वो कॉम्प्लेक्स नहीं थी, लेकिन डीप थी, फिलोसॉफिकल राइटिंग थी। और
उन राइटिंग के अंदर हम लोगों को मोस्टली ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स लाजमी नज़र आते थे। ये ऐसे राइटर थे जिनका पेन कभी भी इनकी अपनी लाइफ से, कभी भी इनकी अपनी एज से फ्री नहीं हुआ था। मतलब इनकी एज प्लस इनकी लाइफ जो थी इनकी राइटिंग के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। जो इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे उनमें लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, जो कि इनके डेथ के बाद 1956 में पब्लिश्ड हुआ था। इसके बाद है हॉरिजॉन, जो कि 1920 में पब्लिश्ड हुआ। एना क्रिस्टी, जो कि 1922 में। स्ट्रेंज इंटरल्यूड, जो कि 1928 में। अ वाइल्डरनेस 1933 में। द आइसमैन कम्थ, जो कि 1946 में। ये इनके मास्टरपीस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ वर्क्स प्रोड्यूस किए जिनमें शॉर्ट प्ले भी इंक्लूड हैं। अ वाइफ और अ लाइफ, द वेब, थर्स्ट, अ कलरफुल स्पेक्ट्रम, फोग, वार्निंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये इनके कुछ प्लेस के मैंने नेम बताए हैं। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ प्रोलिफिक राइटर जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं। प्रोलिफिक कहते हैं द वन, ऐसा राइटर जो कभी भी लिखते हुए थकता नहीं है, लिखता रहता है, लिखता रहता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इनकी जितनी भी राइटिंग है उन सब के अंदर इनके अपने लाइफ के अंदर जो इंजरीज थी, जो सफरिंग्स थी, जो सोलिट्यूडनेस था, जो एलिनेशन थी, जो एमलेसनेस थी, जो होपलेसनेस थी, जो निहिलिस्टिक एटीट्यूड था, वो सब के सब हम लोगों को इनकी राइटिंग के अंदर भी नज़र आता है। तो थीम के लिहाज से बात की जाए तो राइटर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है वो है फैमिली लाइफ, ऑटोबायोग्राफी, एलिनेशन, निहिलिज्म। निहिलिज्म होता है कि जिसमें आपको कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, कि गॉड जो डिसअपेयर हो चुका है और ह्यूमैनिटी सफरिंग कर रही है। तो ये चीज़ इनकी नज़र हम लोगों को मतलब राइटिंग में नज़र आती है। एस्केपिज्म नज़र आता है हम लोगों को, मतलब कि इंसान अपनी सफरिंग के लिए कोई ना कोई मेडिकेशन ले रहा होगा, कोई ना कोई ड्रग एडिक्शन ले रहा होगा ताकि वो रियलिटी से एस्केप कर जाए। एलियन नज़र आता है कि लोग धोखे में रहना पसंद करते हैं। लॉस्ट जनरेशन नज़र आती है। लॉस्ट जनरेशन किसे कहते हैं? ये वर्ड हेमिंगवे ने यूज़ किया था उनके लिए जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्ट किया था, लेकिन उसके बाद उसमें पार्ट करने के बाद लोगों के बिलीफ शटर्ड हो चुके हुए थे, लोग नॉस्टैल्जिक हो चुके हुए थे। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी तब क्या हुई थी? ब्लड शेड हुआ था, लोग जो थे तबाह हो गए थे, काफ़ी डेथ हुई थी, डिस्ट्रक्शन हुई थी, डिके हुई थी, लोगों को सफरिंग फेस करना पड़ी थी। लोग अपने पास्ट को बार बार रिकॉल करते रहते थे। लोगों का गॉड के ऊपर से बिलीफ उठ गया था, उनका बिलीफ शटर्ड हो चुका हुआ था। तो दैट इज़ वाई द टर्म लॉस्ट जनरेशन हैज़ बीन यूज्ड बाय हेमिंगवे फॉर दोज हु सफर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और यही शटर्डनेस, यही जो बिलीफ का ख़त्म होना, ये नाइलिज्म लोगों के अंदर आ जाना, इसको नाइलिज्म भी कहते हैं और निहिलिज्म भी कहते हैं। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ स्क्रीन के ऊपर, लिखती है मैंने स्क्रीन पे स्पेलिंग, आप ये देख लें। लोगों ने नीत्शे की फिलोसफी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। मतलब नीत्शे कहता था गॉड इज डेड, ऑफ हिज पिटी फॉर मैन हैथ गॉड डेड। ठीक है, कि मतलब अब गॉड खत्म हो चुका हुआ। ये नीत्शे की फिलोसफी है जो कि लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दी थी। तो ये जो बिलीफ का खत्म होना है ना, शटर्डनेस जो हो गई थी बिलीफ की, लोगों का रिलीजन पे फेथ नहीं रहा था, गॉड पे फेथ नहीं रहा था, सब कुछ क्या आउटकम ऑफ वर्ल्ड वॉर था। और ये कुछ भी हम लोगों को हमारे राइटर की राइटिंग के अंदर नजर आता है। इसके अलावा मार्क्सिज्म भी हम देखते हैं इसकी राइटिंग में। पैसिमिस्टिक थीम है इसके। तो ये कुछ मेजर थीम जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर ली राइटर को लेके, और हमारा रिस्पेक्टिव ड्रामा जो हमने डिस्कस करना उसमें भी हम लोगों को ये थीम नजर आएंगे। एनी हाउ, अब हम बात करते हैं आगे फर्दर इसके जो राइटर है उसके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट के, जो हमने प्ले में भी देखने हैं। मतलब हम लोग थोड़ा बहुत फैमिली को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो फैमिली इसकी है वही फैमिली हम लोग इस प्ले में भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे राइटर का फादर का नाम है जेम्स ओनील, जो कि एक मटेरियलिस्टिक सोच रखते थे, प्रॉपर्टी खरीदना, कोई भी उन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं ली हुई थी। ग्रिगेरियस काइंड ऑफ पर्सन थे। ग्रिगेरियस कहते हैं जो बंदा ना सोसाइटी के अंदर, मतलब कंपनी का बड़ा, सोसाइटी के अंदर मिलने जुलने का बड़ा शौकीन होता है, लोगों से मिलने जुलने का बड़ा शौकीन होता है। बाय प्रोफेशन ये एक एक्टर थे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये एक एक्टर है और हमारे पास जो इनकी मदर है एला। एला जो है ये एक खूबसूरत लेडी है जो कि कल्चर्ड, एजुकेटेड और मिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ रखती हैं, रिजर्व्ड है, रोमांटिक और इनोसेंट किस्म की लेडी थी। हम देखते हैं हमारे पास जो प्ले है उसके अंदर टायरन फैमिली आती है। जो मिस्टर टायरन है वो बिल्कुल जेम्स ओनील की तरह के हैं, वो भी एक एक्टर हैं। और क्या होता है कि एला और जेम्स ओनील की मुलाकात कैसे हुई थी कि जेम्स का शो था, वहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे, एला वहाँ पे गई थी
और उस दौरान पे एला को ओनील पसंद आ गए थे और इनकी शादी हो गई थी। ओनील ने प्रपोज किया था फर्दर मैरिज के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे जो हमारा प्ले है उसमें हमारे पास मैरी का करेक्टर है और टायरॉन का करेक्टर है। जो टायरॉन है सेम ऐसे ही एक्टिंग कर रहे थे और मैरी वहाँ पे गई थी, मैरी को टायरॉन पसंद आ गए थे और इनकी शादी हो गई थी। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट निकल आए। जैसा करेक्टर यहाँ पे जेम्स का बताया गया है इसके फादर का, वैसे ही करेक्टर हमारे पास आता है टायरॉन का। जैसा करेक्टर यहाँ पे एला का दिखाया गया है इसकी मदर का, वैसे ही करेक्टर हमारे पास आता है मैरी का, जो कि प्ले के अंदर आएगा। एला जो थी वो डिप्रेशन में थी, एंजाइटी में थी, तो वो मॉर्फिन लिया करती थी। सेम चीज़ हम देखेंगे मॉर्फिन जो है वो प्ले के अंदर मैरी भी ले रही होगी। सेम डिप्रेशन में और एंजाइटी में मैरी भी होगी। जैसी सफरिंग एला ने फेस की अपनी लाइफ के अंदर, वैसी सफरिंग ही मैरी फेस कर रही है इस प्ले के अंदर। मदर एडिक्टेड थी मॉर्फिन की और फादर अल्कोहलिक थे। सेम ऐसे ही इस प्ले के अंदर भी जो फादर होंगे यानी कि टायरॉन वो अल्कोहलिक होंगे। मदर और फादर दोनों कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। प्ले के अंदर भी दोनों आयरिश कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करेंगे। अब दोनों का लेकिन टेम्परामेंट आ गया डिफरेंट। दोनों का टेम्परामेंट डिफरेंट होने की बेस पे क्या हुआ, जो इनके रिलेशनशिप थे, जो इनके मैरिटल रिलेशनशिप थे, उनके अंदर डिस्ट्रक्शन आना शुरू हो गई, इनकी लड़ाई रहना शुरू हो गई, इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, जिस बेस पे जो मैरी थी उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना अपनी लाइफ के अंदर पड़ा। और इवन कि उन्होंने मॉर्फिन शुरू कर दी। फादर अल्कोहलिक थे, ड्रिंकिंग करते रहते थे, तो ड्रिंकिंग सिंबलाइज कर रहा है एस्केप को। ऑन द अदर हैंड मॉर्फिन भी सिंबलाइज कर रहा है एस्केप को। ये क्या चाहते थे, रियलिटी से एस्केप चाहते थे। और सेम हम देखेंगे प्ले के अंदर भी ऐसा कुछ ही हो रहा है। जेमी है जो कि ब्रदर दिखाया गया, एल्डर ब्रदर था यूजीन ओनील का, वो अल्कोहलिक था और वुमनाइजर था कि हर टाइम उसको औरतों की पड़ी होती थी, प्रोस्टिट्यूशन की बात करता था और इवन कि अपने सारे पैसे भी वो औरतों के ऊपर स्पेंड कर देता था। ज़्यादातर ड्रिंकिंग करता रहता था, शराब वगैरह, नशा वगैरह सब कुछ। सेम इसी तरह में रियलिटी में हम देखते हैं इसका जो ब्रदर है यूजीन ओनील का, वो भी सेम चीज़ों से, सेम लाइफ से गुजर रहा है। ऐसे ही एडमंड दिखाया गया है जो कि एक पोइट बनना चाहता है और उसको टीबी है। और हमने देखा हमारे पास जो करेक्टर है, करेक्टर को भी टीबी था, टीबी से ही उसकी डेथ हुई और वो भी एक राइटिंग का, लिटरेरी टेस्ट का शौक रखता है। ठीक हो गया, तो एडमंड सिंबलाइज कर रहा है राइटर को, जिमी सिंबलाइज कर रहा है राइटर के भाई को, मदर सिंबलाइज कर रही है यानी कि जो मैरी है सिंबलाइज कर रही है मदर को, और टायरन है सिंबलाइज कर रहा है फादर को। तो करेक्टर्स जो है ये क्या है, सिंबल्स हैं। और इनमें अल्कोहल सिंबलाइज कर रहा है एस्केपिज्म को, मॉर्फिन सिंबलाइज कर रही है फिर से एस्केपिज्म को। मैं साथ साथ ही डिस्कस करी जा रही हूँ सिंबल भी, और यही ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं जो कि हम राइटर की अपनी लाइफ में भी देखते हैं और इस प्ले के अंदर भी देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं फर्दर की फैक्ट्स की। सॉरी, राइटर की पहले एक कोटेशन में हाईलाइट कर दूं। राइटर कहता है प्ले ऑफ ओल्ड सोरो रिटन इन टीयर्स एंड ब्लड, कि राइटर ने जो ये प्ले लिखा है ये बेसिकली इसके और पुराने गम है, पास्ट में है, जो इसने रिटन इन टीयर्स एंड ब्लड बहुत पेन के साथ लिखा है। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क फॉर हिम टू राइट दिस प्ले। ये प्ले लिखना इसके लिए एक ईजी टास्क नहीं था, उसको बहुत सफ़र करना पड़ा लिखने के लिए। इवन के राइटर ने अपनी लाइफ में ही कह दिया था कि इसको अभी मेरे मतलब जब तक मैं लाइव हूँ ना, जिंदा हूँ, अलाइव हूँ, तब तक पब्लिश ना करवाया जाए, इसको मेरे मरने के बाद पब्लिश करवाना। और ये इसके डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ 1956 के अंदर। इस कोटेशन के अलावा जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ना, लिखे हुए हैं, ये मैं पीछे डिस्कस कर दिया कि फादर जो था वो बिल्कुल फादर जेम्स की तरह का था, और मैरी टायरन जो है बिल्कुल इसकी मदर की तरह की है। इसका जो फिक्शनल यहाँ पे करेक्टर बनाया गया है जिमी टायरोन का, वो बिल्कुल इसके भाई जेमी की तरह का था। और यंगर हमने देखा टायरोन यानी कि एडमंड, वो बिल्कुल सेम यूजीन ओनील की तरह का था। अब हम टाइटल की सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, टाइटल को गौर से देखें, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। तो टाइटल बेसिकली जो पूरी स्टोरी है उसको सिंबलाइज कर रहा है। क्या होता है इस स्टोरी के अंदर, स्टोरी तो नहीं बताऊंगी लेकिन ये बता दूंगी अभी कि इस स्टोरी में ऐसा होता है कि ओपनिंग होती है सुबह और एंडिंग होती है नाइट, रात को। और उस एक दिन के अंदर इस फैमिली की क्या रूटीन रही है, फैमिली ने कितना सफ़र किया है, और ईच कैरेक्टर की, इंडिविजुअल की क्या क्या सफरिंग थी,
उन सब ने किस तरह से अपना डे गुजारा, कैसे सारे बैटल कर रहे हैं, अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहे हैं। एलिनेशन का फैक्टर आ जाएगा, होमलेसनेस का फैक्टर आ जाएगा, एस्केपिज्म का फैक्टर आ जाएगा, एम्बिवेलेंस का फैक्टर आ जाएगा, फैमिली रिलेशनशिप दिखाए जाएंगे। मतलब एक दिन के अंदर अंदर क्या क्या कंडीशन है ईच पर्सन, ईच फैमिली मेंबर की, वो सब कुछ उसने राइटर ने दिखाया है इस प्ले के अंदर। तो टाइटल सिंबलाइज कर रहा है डेथ ऑफ द सोल को, मतलब इन टू नाइट ये सिंबलाइज कर रहा है वर्ड मूवमेंट टूवर्ड डेथ, मतलब ईच कैरेक्टर जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स डेथ, डेथ की तरफ। कुछ इंटरनली मर चुके हुए हैं और कुछ अपेरेंटली भी मरेंगे। इनवर्डली हॉलोनेस हो चुकी हुई है, इनवर्डली पैसिमिस्टिक हो चुकी हुई हैं, कोई होप का एलिमेंट बाकी ही नहीं रहा। तो सिर्फ और सिर्फ ये इनकी बॉडी है जो मूव कर रही है, लेकिन बज़ाहिर ये दिख रहे हैं जिंदा है, लेकिन अंदर से मर चुकी हुई हैं। ये चीज़ सिंबलाइज कर रही है टाइटल, और सिंबलाइज कर रही है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, एक लंबा सफ़र है जो कि रात को ख़त्म होता है। और लंबा सफ़र कौन सा है? पेन का, स्ट्रगल का, हार्डशिप का। तो टाइटल की सिग्निफिकेंस और टाइटल क्या है, एक सिंबल है, सिंबलाइज जो कर रहा है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तक हम लोगों ने कैरेक्टर्स को भी एज ए सिंबल डिस्कस कर लिया और टाइटल को भी सिंबल डिस्कस कर लिया, टाइटल की सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस कर लिया, साथ साथ हम लोग थीम को भी देखेंगे जो इसके अंदर आ रहे हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स कौन से हैं वो भी डिस्कस कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं पहले इसके की फैक्ट्स की। फुल टाइटल लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, पब्लिकेशन हुई है 1956 में। लिखा कब किया था? 1941 से 42 के पीरियड के ड्यूरेशन में लिखा गया था। और राइटर ने खुद कहा था कि इसको मेरी लाइफ के अंदर पब्लिश ना करवाना। दूसरा उसने कहा था मैं एक पेनफुल स्टोरी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसको लिखना इसके लिए एक डिफिकल्ट टास्क था। यानरा कौन सा है? ये एक प्ले है जो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। सेटिंग क्या दिखाई गई है इसमें? हम लोग को एक सिंगल डे दिखाया गया है 1912 अगस्त के अंदर, जब स्टोरी शुरू होती है 8:30 AM से शुरू होती है और मिडनाइट तक जाती है। इसमें हम देखते हैं सी साइड नजर आता है हम लोगों को और टायरन का घर नजर आता है। तो ये जो प्लेसेस हैं ये क्या है? इसकी मेन सेटिंग है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। हमारे पास पहला कैरेक्टर है जेम्स टायरॉन का, जो कि फादर है जेमी और एडमंड के। जेमी इनका बड़ा बेटा है, एडमंड इनका छोटा बेटा है। जेमी सिंबलाइज कर रहा है यूजीन ओनील के बड़े भाई को और एडमंड सिंबलाइज कर रहा है यूजीन ओनील हिमसेल्फ। जेम्स टायरॉन एक फेमस एक्टर थे जो अपनी वाइफ के साथ यूएस में टूर करके गए थे। ये आयरिश कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनके बारे में, जेम्स टायरॉन के बारे में? जेम्स टायरॉन जब 10 साल के थे ना, तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने तब से स्ट्रगल करना शुरू कर दी थी। और सेम ऐसा ही जो राइटर है उनके फादर के साथ भी हुआ था कि एट द एज ऑफ 10 उनको अपनी फैमिली को इमिजिएटली सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा था। मतलब इनको अपनी स्कूलिंग भी छोड़नी पड़ी थी और यंग एज के अंदर ही दे बोथ हैड टू स्ट्रगल हार्ड। किन्होंने? एक तो जेम्स टायरॉन है इन्होंने, और जो इनके रियल फादर हैं उन्होंने भी। लेकिन जब ये बड़े हो गए हैं, ये तो इनका पास्ट था ना, अपने पास्ट को रिकॉल कर दें कि कैसे सफरिंग वाला टाइम पीरियड था। अब क्या है, ये एक मेंटेन्ड पर्सन है, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं, हमेशा मनी मेकिंग और कॉटेजेस के बारे में सोचते रहते हैं, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे बनाना है, ये सब कुछ। तो इनके थ्रू राइटर जो है मार्क्सिज्म की थीम को भी हाईलाइट करता है। मार्क्सिज्म किसे कहते हैं? जिसमें अर्निंग की बात की जाए, अपर एंड लोअर क्लास की बात की जाए, ठीक है। अगेन मैरी टायरॉन जो कि जेम्स टायरॉन की वाइफ हैं और सिंबलाइज कर रही हैं यूजीन ओनील की मदर को। मैरी टायरॉन के बच्चे जेमी और एडमंड हैं। जेमी मैंने बता दिया बड़ा बेटा और एडमंड छोटा बेटा। एडमंड को टीबी था और मैरी टायरॉन जो है वो अपने एडमंड बेटे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मैरी टायरॉन 2 डिकेड्स यानी 20 साल से एडिक्शन में मुब्तला है, और वो एडिक्शन कौन सी है? मॉर्फिन की। मॉर्फिन सिंबलाइज कर रहा है एस्केपिज्म को। थीम है इसका एस्केपिज्म इम्पोर्टेंट। और साथ ही साथ एस्केप किससे है? एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, मतलब शी लव्स टू लिव इन इल्यूजन, इसको धोखे में रहना पसंद है, रियलिटी से एस्केप चाह रही है। मैरी टायरॉन एक नन बनना चाहती थी, लेकिन इन्होंने जब जेम्स टायरॉन से शादी कर ली तो अपने नन बनने का ड्रीम छोड़ दिया था। सेम ऐसे ही जो यूजीन ओनील की मदर हैं, वो भी एक नन बनना चाहती थी, एक एजुकेटेड लेडी थी, लेकिन
जब उनकी शादी हो जाती है जेम्स ओनील से, तो उनको अपना ये जो ड्रीम था गिव अप करना पड़ा। ठीक है, मतलब पैरेलल स्टोरी चल रही है, ऑटोबायोग्राफी है। जो राइटर के यहाँ पे कैरेक्टर बता रहे हैं वही राइटर के मतलब मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर सबके साथ वही कुछ हुआ हुआ है। अब मैं बता रही थी आपको मैरी टायरोन का। अब मैरी टायरोन को पसंद भी करती थी क्योंकि वो इनके हस्बैंड थे, लेकिन सम टाइम रिग्रेट फील करती थी अपनी शादी के लेकर कि उन्होंने शादी क्यों की, क्योंकि उनका ड्रीम था एक नन बनना, एक पियानिस्ट बनना। उनको पियानो बजाने का एक शौक था। ये भी सेम शौक इनकी मदर का भी था, यूजीन की। तो कहते पियानिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन शादी करने के बाद इनके जो ड्रीम्स थे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे एक थीम ऑफ गिल्ट हमारे पास आता है, जो कि इनको अपनी शादी का गिल्ट है, रिग्रेट फील करती हैं, गिल्ट फील करती हैं शादी करने के बाद। ऑन द अदर हैंड ये अपने हस्बैंड को पसंद भी करती हैं। एम्बीवैलेंस का थीम है, मतलब एक टाइम पे ही आपको सेम फीलिंग आना, लव एंड हेट, ये सिंबलाइज करते हैं एम्बीवेलेंट थीम को। एम्बीवेलेंस किसे कहते हैं कि सेम टाइम पे कंट्राडिक्टरी फीलिंग आना, लव या हेट, लाइक डिसलाइक। तो यहाँ पे जो मैरी टायरोन है इनके थ्रू हमारे पास एम्बीवेलेंट थीम भी आता है। सेम टाइम पे हम देख रहे हैं लव भी टूवर्ड्स हर हस्बैंड, और सेम टाइम पे हेट भी। क्यों? क्योंकि इनके जो ड्रीम्स थे उनको इन्हें गिव अप करना पड़ा। देन है हमारे पास जिमी टायरोन का करेक्टर, जो कि इल्डर सन है टायरोन का, और यंगेस्ट ब्रदर है, सॉरी इल्डर ब्रदर है एडमंड टायरोन का। अब ये 30s के राउंड अबाउट है। ही हैज़ नो प्रॉपर जॉब, कोई प्रॉपर जॉब नहीं है इसके पास। जितना भी पैसा है ये ख़वातीन या औरतों पे लगा देता है, और उसके बाद जितना भी पैसा है ये अल्कोहल पे लगा देता है। तो ये बेसिकली स्पेंड कर रहा है अपने पेरेंट्स के ऊपर, जो इनके पेरेंट्स जो है इनको पैसा देते हैं, और ये वही पैसा आगे औरतों पे लगाया जाता है और अल्कोहल वगैरह पे लगाया जाता है। मतलब इसकी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है। इसको सेवरल टाइम्स कॉलेज से भी निकाला गया है, और कोई स्ट्रॉन्ग एम्बिशन नहीं दिखाए गए। देन आता है हमारे पास एडमंड टायरोन का करेक्टर। ये एक फिलोसॉफिकल करेक्टर दिखाया गया है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग लिटरेरी टेस्ट है। ये 10 साल छोटा है जिमी टायरोन से, लगा लें कि 20s में होगा। एक इंटेलेक्चुअल करेक्टर है, एक रोमांटिक ड्रीमर दिखाया गया है, जिसको सी साइड पे जाना पसंद है, इसको पोइट्री करना पसंद है, इसको लिटरेरी वर्क्स पढ़ना पसंद है। और ड्यूरिंग द प्ले पता लगता है कि इसको ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी हुआ है। अपने फादर और अपने ब्रदर की तरह ये भी पार्शली ड्रंकर है, ये भी अल्कोहलिक है, लेकिन इतना नहीं जितना कि इसके फादर और इसका भाई है। इसके अलावा ये अपने भाई से ज़्यादा हार्ड वर्कर दिखाया गया है, और थ्रू आउट मैरी पूरी उम्मीद रखती है कि एक दिन एडमंड जो है वो एक सक्सेसफुल मैन बन जाएगा। इसमें एक और करेक्टर है कैथलीन का। कैथलीन बेसिकली इनकी मेड है, जिसकी बहुत ही थोड़ी देर के लिए अपीयरेंस हम लोगों को इस प्ले में नजर आएगी। एनी हाउ इम्पॉर्टेंट थीम एस्केपिज्म कहाँ कहाँ आया मैं आपको साथ साथ बताती गई हूँ। ड्रिंकिंग के अंदर भी आया और मॉर्फिन में भी आया, आइसोलेशन, एलियनेशन, घोस्ट ऑफ पास्ट, नोस्टेल्जिया। नोस्टेल्जिया बहुत इंपॉर्टेंट वो थीम है कि थ्रू आउट देखते हैं हम कि जो ये मैरी टायरोन है वो अपने पास्ट में ही रहती हैं। कभी अपने पास्ट के टाइम को रिकॉल करती है, कैसी उसकी मुलाकात हुई टायरोन से। कभी वो रिकॉल करती हैं अपनी वेडिंग ड्रेस, अपनी शादी को। कभी वो रिकॉल करती हैं कि इनकी जो मुलाकात हुई थी टायरोन से वो कैसे हुई। मतलब थ्रू एंड थ्रू अपने पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करती रहती हैं। घोस्ट ऑफ पास्ट, उसको पास्ट में रहना पसंद है। ऐसी टायरोन जो है, जेम्स टायरोन, वो भी अपने पास्ट को रिकॉल करते हैं कि कैसे जब 10 साल के थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ी। ठीक है, एम्बीवेलेंस इंपॉर्टेंट थीम है। देखते हैं हम लोग फादर एंड सन के अंदर भी लव हेट का हमारे पास एलिमेंट आएगा, और हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर भी लव हेट का एलिमेंट आएगा। तो ऑटोबायोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निहिलिज्म यानी कि जिसके अंदर आपका रिलीजन के ऊपर कोई बिलीफ ना रहे। यहाँ पे हम देखेंगे लोगों का मोस्टली जो बिलीफ है रिलीजन पे नहीं रहेगा। होमलेसनेस, इल्यूजन एंड रियलिटी, ये लिंक्ड है इल्यूजन स्केप के साथ। और लव एंड हेट ये लिंक्ड है एम्बिवेलेंस के साथ। ये इंपॉर्टेंट थीम्स है जिसको आपने माइंड में रखना है। जब अभी तो हम डिस्कस कर चुके हैं साथ साथ, लेकिन जब हम स्टोरी डिस्कस करेंगे तब इन थीम्स को आपने लाजमी माइंड में रखना है। सिंबल जो इंपॉर्टेंट है वो फॉग है। फॉग सिंबलाइज कर रहा है इल्यूजन को, साथ ही साथ मैरी की मेंटल हेल्थ को, जो कि मेडिसिन लेने के बाद इसकी हेल्थ कैसे हो जाती है वो। फॉग यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है फियर ऑफ मैरी भी,
कि मैरी जब एक्ट 1 में हम देखते हैं वो फोक के बारे में बात करती है, कंप्लेन करती है, तो इट मीन्स वहाँ पे वो फोक सिंबलाइज करे कि दोबारा से मॉर्फिन लेना शुरू कर देगी। इवन टायरोन कहेगा इस प्ले के अंदर कि फोक चले गई है, फिर दोबारा कहता है कि फोक वापस आ रही है। इट मीन्स कि जो मैरी की एडिक्शन है वो वापस आ रही है, मैरी ने दोबारा से वो मॉर्फिन लेना शुरू कर दी है। और जब मैरी मॉर्फिन यानी कि ड्रग ले लेती है तो कहती है मैरी कि उसको फोक बहुत पसंद है, तो वहाँ पे फोक सिंबलाइज कर रही है कि मैरी का लव टूवर्ड्स एडिक्शन। और एडमेंट है वो भी फोक को क्या कहते अप्रिशिएट करता है, और एडमेंट का फोक को अप्रिशिएट सिंबलाइज करेगा कि इसका जो फेयर है कि ये काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उस चीज़ के डिनाइल को, मतलब इसको बीमार होने का इतना खौफ नहीं है। एनी हाउ इसके बाद अल्कोहल है, अल्कोहल सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे एस्केपिज्म को। वेडिंग ड्रेस है वो सिंबलाइज कर रहा है मैरी के फ्यूचर को लेके होप को, कि मैरी वो ड्रेस जो है अपने पास लेकर दोबारा से ब्यूटीफुल बनने की कोशिश करती है, दोबारा से मेंटेन होने की कोशिश करती है, लेकिन दोबारा से जब स्टोरी थोड़ी सी प्रोसीड होती है तो वहाँ पे वो कहती है शी नो लॉन्गर नोज वेयर द ड्रेसेस, मतलब इसको नहीं पता कि वो वेडिंग ड्रेस कहाँ पे है। तो इट मीन्स जो इसके होप थे, जो इसके ड्रीम्स थे इसकी मैरिज को लेकर, वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। तो ये होप को भी सिंबलाइज कर रही है और होपलेसनेस को भी सिंबलाइज कर रहा है। करेक्टर्स मैं बता चुकी, मॉर्फिन और ड्रिंकिंग ये दोनों एस्केपिज्म के सिंबल को रेफर कर रहे हैं। सिंबल्स हमारे हो गए कवर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर वो ऑटोबायोग्राफी के था। करेक्टर ऑफ एडमेंट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर वो सिंबलिज्म का है, इसके थीम्स का है। घोस्ट ऑफ पास्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एलिनेशन एंड लोनलीनेस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लव हेट रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। और यहाँ साथ ही हमारा जो लेक्चर था वो हो गया कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे इस प्ले की समरी। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दुआओं में खास याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।